नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित प्रसंग आर्चेज, कंपोनेंट्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। आर्चेज या डांट एक ऐसी संरचना है जो ज्योमेट्रिकल आकृति में बनाई जाती हैं। भवनों में, ब्रिजों में या अन्य संरचनाओं में जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं, उसमें इनका बहुतायत प्रयोग होता है। इनका निर्माण हम भवनों में दीवारों के खुले भागों को ढकने हेतु करते हैं और अन्य निर्माण कार्यों जैसे ब्रिज या पुल में उनको सपोर्टिंग के लिए हम लोग रोड के ऊपर उसके रोड बनाने के लिए भी हम इस प्रकार डाटों का या आर्चेज का निर्माण करते हैं। ये अपने ऊपर आने वाले भार को भूमि पर या दीवारों के द्वारा भूमि पर या अवमृदा पर, सब सॉयल पर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। आर्च का निर्माण हम तिरछे ब्रिक या वाउजर्स या पत्थरों के टुकड़ों को मसाले के साथ जोड़कर करते हैं। इनका निर्माण हम स्टील आरसीसी से भी कर सकते हैं। आर्च को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह अपने ऊपर आने वाले भार को आसानी से सहन कर सके। मेहराव या आर्च के सभी ब्लॉक अपना भार एक दूसरे ब्लॉक के प्रतिरोध के कारण संभालते हैं। अब हम अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वह है कंपोनेंट्स ऑफ आर्च, यानी आर्च के हमारे कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या वर्क होता है, क्या वो वर्क करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंट्राडोज। इंट्राडोज आर्च का आंतरिक कर्व या जो उसकी गोलाई होती है वो इंट्राडोज कहलाती है, जो इसमें यहाँ पे हमको शो हो रही है। ये जो पार्ट है इसका, इसके नीचे का जो तली है, ये गोलाई इंट्राडोज कहलाती है। और दूसरा सॉफिट आर्च के आंतरिक भाग को हम लोग कहते हैं। यही गोलाई जो इंट्राडोज है, यही गोलाई का जो नीचे का पूरा पार्ट होता है, उसकी जो पूरी चौड़ाई होती है, उस चौड़ाई को ही हम सॉफिट भी कहते हैं। एक्स्ट्राडोज आर्च का जो बाहरी भाग है या बाहरी कर्व होता है, इसकी बैक, ये भी इसको बैक भी कहते हैं इसका आर्च का, तो ये एक्स्ट्राडोज कहलाता है। वाउजर्स वो ईंटें हैं जो हम आर्च में वैग्ड शेप मैसनरी के रूप में या यूनिट के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। इसके अंतर जो भी ईंटें लगी हैं, ये जो हैं हमारी वाउजर्स कहलाते हैं। वैग शेप्ड ईंटें हैं और इनको एक अलग स्पेशल तरीके से या तो काट के बनाया जाता है या इनका निर्माण ही इस आकार में किया जाता है, तो उन्हें हम वैग शेप मैसनरी यूनिट कहते हैं। उसके बाद आता है क्राउन आर्च का सबसे टॉप मोस्ट भाग होता है, जो हमें की स्टोन के रूप में भी हम इसको जानते हैं और ये आर्च की चाबी कहलाती है। अगर इस स्टोन को हम या क्राउन को हटा देंगे तो हमारी आर्च जो है डैमेज हो सकती है या टूट सकती है। ये क्राउन जो होता है आर्च का सबसे टॉप मोस्ट या सबसे ऊपर का पार्ट होता है। उसके बाद आते हैं हम
क्राउन को ही की भी कहते हैं या की को क्राउन कह सकते हैं। तो की स्टोन जो होता है आर्च का सबसे ऊपरी भाग होता है, जैसे कि अभी हमने बताया भी था की स्टोन, और ये सबसे टॉप का पॉइंट कहलाता है। उसके बाद आता है स्पेंड्रिल। स्पेंड्रिल वो त्रिभुजाकार आकृति होती है जो एक्स्ट्राडोज और क्राउन से हॉरिजेंटल लाइन के मध्य बनती है। यानी ये जो त्रिभुजाकार यहाँ पे अगर हम इस पे एक लाइन खींच दें ऐसे, तो यहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप की आकृति बनेगी। तो ये ट्राइंगुलर शेप की आकृति ही हमारी स्पेंड्रिल कहलाती है, यानी एक्स्ट्राडोज और हॉरिजेंटल लाइन के मध्य बनने वाला ट्राइंगल। उसके बाद स्क्यू बैक आता है इसमें। स्क्यू बैक ये जो आर्च का साइड का पोर्शन है, ये हमारा स्क्यू बैक का पोर्शन कहलाता है। ये तिरछा भाग होता है और जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आर्च बनाना प्रारंभ करते हैं, और इसे हम तिर्यक पृष्ठ भी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है स्प्रिंगिंग लाइन। स्प्रिंगिंग लाइन वो लाइन होती है, सॉरी हमारा पहला पॉइंट था स्प्रिंगिंग पॉइंट, वह बिंदु जहाँ से आर्च का हम कर्व बनाना शुरू करते हैं वो हमारा स्प्रिंगिंग पॉइंट कहलाता है। जहाँ ये सबसे जो आर्च का निचला बिंदु होता है वो हमारा स्प्रिंगिंग पॉइंट कहलाता है। और ये आर्च के भीतरी सतह के अंतिम सिरों को के बिंदु जो उठान बिंदु भी कहलाते हैं या स्प्रिंगिंग पॉइंट कहलाते हैं। यानी इसका जो सबसे अंदर का पॉइंट होगा आर्च का, वही हमारा स्प्रिंगिंग पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद आता है स्प्रिंगिंग लाइन। स्प्रिंगिंग लाइन एक काल्पनिक रेखा होती है, या हम कह सकते हैं जो अबटमेंट का या पिलर का, उसका जो आर्च का सपोर्टिंग पिलर है, उसका जो टॉप मोस्ट के दोनों स्पान के कोने हैं, इस कोने का पॉइंट और इस कोने का जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा जो है स्प्रिंगिंग लाइन है। ये एक काल्पनिक रेखा होती है, ये कोई बनाई नहीं जाती है, लेकिन हम इसको एक इमेजिन करके सोचते हैं कि अगर इस लाइन को यहाँ से खींच देंगे तो ये इसके बीच से या इस जगह से गुजरेगी, और ये दोनों स्प्रिंगिंग पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है। उसके बाद आता है स्प्रिंगर्स। स्क्यू बैक के तुरंत बाद जो बाउज़र लगाते हैं हम, उसको हम स्प्रिंगर कहते हैं। आर्च के उठान तल पर जो सबसे पहले पच्चड़नुमा पत्थर होता है उसे हम स्प्रिंगर कहते हैं। ये जो पहला हमारा बाउज़र लगा है आर्च का, जहाँ से आर्च शुरू हुई, तो ये पहला बाउज़र जो होगा स्प्रिंगर हमारा कहलाएगा। उसके बाद आते हैं हम अबटमेंट। आर्च के सबसे निचले सपोर्ट को हम अबटमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक दीवार या खंभा भी इसके सपोर्ट में हो सकता है, जिसे हम अबटमेंट कह सकते हैं। तो ये जो सबसे निचला हिस्सा है इसका, इधर वाला और ये वाला, यहाँ से ये पोर्शन पूरा ये अबटमेंट का हिस्सा है इसका, इधर वाला भी उसी तरह से ये पिलर या अबटमेंट कह सकते हैं, या उसका सपोर्टिंग वॉल भी हम इसको कह सकते हैं। ये सबसे इसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि इसी पर पूरी डांट या आर्च हमारी जो है टिकी होती है, यही उसको सपोर्ट करती है, और यही आर्च के ऊपर आने वाले सारे भार को नीचे अवमृदा या सब सॉयल में ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद पियर या इनको पाया भी हम या खम्बे भी कह सकते हैं। पियर आर्च के मध्य जो सपोर्ट होते हैं उनको पियर कहते हैं। ये कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, जब आर्च की एक रो होगी, आर्च एक लाइन में जो है इस तरह से बने होंगे, तो ये जो रो है, तो ये पहला भाग तो इसका ये अबटमेंट कहलाएगा, अबटमेंट, और इधर वाला भी अबटमेंट कहलाएगा,
और ये जो दो बीच के पार्ट हैं या पिलर हैं, ये पियर कहलाएंगे, इनको हम पियर कहेंगे। और उसके बाद आता है आर्केड। आर्केड मीन्स होता है आर्च की लड़ी, यानी सीरीज या चेन। जब हम लगातार कोई आर्च 1 2 3 4 एक साथ बनाते हैं तो उसे हम आर्केड या आर्च की लड़ी कहते हैं। ये आर्केड जो है जनरली ब्रिज वगैरह में देखने को मिलता है, जहाँ पे इस तरह के आर्च शेप के ब्रिज बने होते हैं, वहाँ पे एक के बाद एक आर्च लगातार बने होते हैं और बीच में पियर अलग अलग बने होते हैं और अबटमेंट दोनों साइड होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा देखने को हमको मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हंच। आर्च के दोनों तरफ का निचला भाग हंच कहलाता है। हंच आर्च का जो ये आधा पोर्शन, ये आर्च की जो गोलाई है, इसका सेंटर से आधा पोर्शन जो है, इतना एरिया हमारा ये हंच कहलाता है। उसी तरह से उस साइड का एरिया भी हमारा हंच कहलाएगा। उसके बाद स्पान। स्पान दो पिलरों के मध्य की दूरी, जो क्लियर दूरी होती है, यानी ये दो पिलर हैं, एक इधर पिलर है हमारा, एक इधर, तो इसके बीच की दो हॉरिजेंटल या क्षैतिज दूरी होगी, ये स्पान कहलाएगा। इसे हम स्पान कहते हैं या इसको क्लियर स्पान भी हम लोग कहते हैं। अगर दरवाज़ा या खिड़की लगा रखी है तो उसकी जो चौड़ाई, दरवाज़ा या खिड़की के ऊपर यदि हम आर्च का निर्माण कर रहे हैं तो उसके ऊपर निर्माण करते समय जो उसका चौड़ाई होती है खिड़की या दरवाजे की, वही हमारी जो है आर्च की चौड़ाई या आर्च का स्पान कहलाता है भवन निर्माण के मामले में। उसके बाद राइज या उठान इसे कहते हैं। यहाँ पे ये राइज है, ये स्प्रिंगिंग लाइन और एक्स्ट्रा डोज का जो इंट्रा डोज का जो सबसे टॉप ऊपर का ऊंचा बिंदु होता है, अगर इसको हम इस तरह से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये आर्च बनाते हैं तो इंट्राडोज का जो सबसे ऊंचा बिंदु होगा, यानी सेंटर पे ही होगा जनरली, तो उसे हम जो है ये राइज कहते हैं या उठान कहते हैं। उसके बाद डेप्थ आती है। डेप्थ ये आर्च की मोटाई होती है, यानी थिकनेस ऑफ आर्च। यदि हम कोई आर्च का निर्माण करते हैं तो उसकी जो ये थिकनेस होगी, ये हमारा जो है इसकी ये डेप्थ कहलाएगी। और उसके बाद आती है थिकनेस। थिकनेस क्या होता है? ये आर्च की चौड़ाई होती है, हॉरिजेंटली जो उसकी चौड़ाई होती है, जो ये आर्च बनाई है कितनी चौड़ाई में हमने उसको ऐसे गोलाई उसको दी है, तो वो जो चौड़ाई होगी उसकी, वो उसकी थिकनेस कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेज अकॉर्डिंग टू शेप, यानी उसके आकार के आधार पर हम आर्च को अलग अलग भागों में या अलग अलग प्रकार से जानते हैं। जिसमें सबसे पहला है हमारा फ्लैट आर्च। फ्लैट आर्च, इस आर्च की ऊपरी सतह क्षैतिज रहती है या हॉरिजेंटल रहती है, बिल्कुल पैरेलल रहती है, और इसका जो तिर्यक पृष्ठ है या इसका ये जो आर्च के जो बाउजर्स लगा रखे हैं हमने इनको कितना हमने झुका के लगा रखा है, इसको हम सामान्यतः फ्लैट आर्च में 60 डिग्री पर जो है झुका के लगाते हैं। तो ये जो अपना तिर्यक पृष्ठ है ये अपने क्षैतिज से 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाती है। तो उसके बाद मेहराव की जो ऊपरी सतह होती है वो क्षैतिज होती है, और इस आर्च का प्रयोग हम सामान्य रूप से 1 मीटर चौड़ाई तक के खुले भागों हेतु करते हैं। इस आर्च का प्रयोग हम कम भार के लिए करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा भार सहने की क्षमता नहीं रखती है, और ये आर्च जो है एक हमारे लिंटल की भांति कार्य करती है। जैसे हम एक साधारण लिंटल दरवाजे या खिड़की के ऊपर डालते हैं, उसी तरह से ये अपना वर्क करती है। उसके बाद आता है सेगमेंटल आर्च। सेगमेंटल आर्च ये
सेगमेंट का मतलब होता है एक वृत्तखंड, यानी एक सर्किल का कोई पार्ट। यदि हम उस तरह से आर्च का निर्माण करेंगे तो हम इसे सेगमेंटल आर्च कहेंगे। इस आर्च का जो सेंटर होता है वो हमेशा स्प्रिंगिंग लाइन है जो इससे जो है नीचे स्थित होता है कहीं पे, क्योंकि ये वृत्तखंड है इसलिए उसका सेंटर हमेशा स्प्रिंगिंग लाइन से नीचे रहता है। और इसका जो दबाव होता है अंत्याधार पे या अबटमेंट पे, वो जो होता है तिरछा होता है, इंक्लाइंड जो है लोड उस पर पड़ता है। यानी जब हम इस तरह से आर्च का निर्माण कर देंगे तो इसका ये जो लोड होता है वो इस दिशा में, लोड का डायरेक्शन ऐसे होता है, वो इधर की डायरेक्शन में या इधर दोनों तरफ जो है उसका लोड जो है दबाव पड़ता है। तो ये दीवारें या अबटमेंट हमारे जो हैं मजबूत बने होने चाहिए, जिससे कि वो उसका आर्च का लोड या उसका प्रेशर या दबाव जो है आराम से सहन कर सके। उसके बाद इस प्रकार के आर्च भवनों में सामान्य रूप से अधिकतर भवनों में इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के स्पानों यानी कम चौड़ाई या अधिक चौड़ाई के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद सेमी सर्कुलर आर्च, इस आर्च का सेंटर स्प्रिंगिंग लाइन पर होता है और इसका सेंटर हमेशा स्प्रिंगिंग लाइन पे बीच में होता है। और यह आर्च हमारी हाफ राउंड या अर्धवृत्ताकार होती है। ये जो इसकी गोलाई है ये हाफ राउंड है बिल्कुल, और इसका हम इसकी स्क्यू बैग जो होता है वो क्षैतिज रहता है। स्क्यू बैग इसका ये बिल्कुल क्षैतिज है, हॉरिजेंटल है। और इस आर्च का दबाव क्या कहते हैं एबटमेंट पर वर्टिकल दिशा में हमेशा रहता है। इसका जो प्रेशर रहता है ऐसे वर्टिकली नीचे को इस तरह से रहता है, लोड जो होता है इसका, ये इसमें इंक्लाइंड लोड नहीं पड़ता है। और इस आर्च को हम देखते हैं तो ये बहुत देखने में सुंदर भी लगती है, और अधिकतर निर्माण कार्यों में हम लोग इस आर्च का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है बुल्स आई आर्च। बुल्स आई आर्च वो आर्च है जो हम किसी सर्कुलर विंडो या कोई सर्कुलर टाइप के निर्माण कार्य में हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं। इस आर्च का प्रयोग गोल आकृति की विंडोज़ के लिए जनरली हम लोग करते हैं। और हम जो सिविल से रिलेटेड जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें देखते हैं कि इस तरह के आर्च जो हैं हम कई जगह प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं जो सीवर के ह्यूम पाइप्स वगैरह बनते हैं उसमें भी हम कंक्रीट के द्वारा इस तरह की आर्च का या गोलाई का निर्माण करते हैं। वो भी एक तरह की बुल्स आई आर्च का ही नमूना है या उदाहरण है। उसके बाद आता है, और इस आर्च का जो सेंटर होता है वो हमेशा इसके मिडिल पॉइंट में होता है। उसके बाद अगला है हमारा सेमी इलिप्टिकल आर्च। सेमी इलिप्टिकल आर्च ये देखने में एक इलिप्स की तरह या दीर्घ वृत्त की तरह दिखाई देता है, और इसके 3 या 5 सेंटर होते हैं अलग अलग। यहाँ पे जैसे इसके 3 सेंटर के द्वारा, एक सेंटर इसका यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक इसका स्प्रिंगिंग लाइन के नीचे है। तो ये 3 सेंटर आर्च है, और इसके 5 सेंटर भी होते हैं। उस तरह का भी इसका डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड आर्च। इन्वर्टेड आर्च का निर्माण हम विशेषकर भवनों की फाउंडेशन बनाने के लिए करते हैं, जहाँ पे मिट्टी की धारण क्षमता या बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल जो होती है कम होती है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जब हम किसी स्पान के नीचे या कोई 2 दीवारों के बीच में इस तरह की इन्वर्टेड या उल्टी डांट जो है बना देते हैं, तो वहाँ पे जो मिट्टी की जो धारण क्षमता है उसकी कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है, और उसके दोनों किनारों पर हम फिर जो है वॉल खड़ी कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से आर्च बना दें तो ये इन्वर्टेड आर्च होगी, और इसके ऊपर हम फिर
वॉल खड़ी कर सकते हैं, तो इससे एक बड़े एरिया पे, चौड़े एरिया पे नींव का प्रेशर या भवन का भार या स्ट्रक्चर का भार आएगा, तो उससे हमारा नींव जो है मजबूत हो जाएगी। तो वहाँ पे इसका सामान्य रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं। और इस आर्च का जो राइज होता है, उठान होता है, ये अपने पॉइंट से कितना ऊंचा होगा, ये अपने जो स्पान है उस स्पान से 1/5 या 1/10 भाग के बराबर इसको अपने स्पान का उठाया जाता है। यानी इसकी जितनी चौड़ाई है उसकी चौड़ाई से 1/5 या 1/10 भाग के बराबर हम इसको ऊंचा या गोलाई दे सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंटेड आर्च। इस आर्च को हम नोकदार आर्च या गोथिक आर्च भी कहते हैं। और इसमें जो दो इसके नोक हैं या इसकी दो कर्व हैं, ये एक एपेक्स पे या एक पॉइंट पे आके यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये आर्च जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक इक्वलिटेरियल आर्च होती है, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों एंगल इसके बराबर होते हैं। दूसरा इसमें होता है लेंसेंट आर्च या समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये तीसरी भुजा की मेजरमेंट इसकी अलग होती है, तो इसको समद्विबाहु लेंसेंट टाइप आर्च हम लोग कहते हैं। उसके बाद रिलीविंग आर्च। रिलीविंग आर्च वह आर्च है जिसमें हम किसी लकड़ी के लिंटल, ये वुडन लिंटल है, यहाँ पे ये ऊट का लिंटल है, ये लकड़ी का लिंटल है, इस लकड़ी के लिंटल के ऊपर हम इसका निर्माण करते हैं। इसका निर्माण इसलिए करते हैं इसके ऊपर, जिससे चिनाई का भार जो है डायरेक्ट इस वुडन लिंटल पर ना आके पहले आर्च पर आए और आर्च उसके भार को दीवारों पर ट्रांसफ़र कर दे, जिससे लकड़ी का लिंटल कमज़ोर न हो या टूट न जाए। इसीलिए इसका नाम रिलीविंग आर्च है। उसके बाद हॉर्स शू आर्च। हॉर्स शू आर्च, यह आर्च शिल्पकला की दृष्टि से हम बनाते हैं और इस डांट या मेहराव का आकार हॉर्स शू के आकार का होता है, या घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार का इसका आकार होता है, इसीलिए इसको हॉर्स शू आर्च हम लोग कहते हैं। स्टिल्ट आर्च, यह दो ऊर्ध्वाधर भागों पर एक अर्धवृत्ताकार आर्च होती है। इस आर्च का केंद्र दोनों ऊर्ध्वाधर भागों के टॉप से गुजरने वाली रेखा पर या स्प्रिंगिंग लाइन पर होता है। और ये आर्च सामान्य रूप से भवनों में हम लोग बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। वेनिटियन आर्च, यह पॉइंटेड आर्च का ही एक दूसरा रूप है और यह उठान के बजाय शिखर से और अधिक गहरा और ऊंचा होता है। इसके चार केंद्र सभी उठान रेखा पर होते हैं, स्प्रिंगिंग लाइन पे इसके सारे सेंटर होते हैं। उसके बाद आता है फ्लोरेंटाइन आर्च। यह लगभग वेनिटियन आर्च की तरह ही होता है और इसका इंट्राडोज अर्धवृत्ताकार होता है और इसके तीन केंद्र, तीनों सेंटर इसके स्प्रिंगिंग लाइन पर स्थित होते हैं। उसके बाद ओगी आर्च। इस आर्च के तीन केंद्र होते हैं और इसमें उल्टे तरफ दो कर्व जो हैं उल्टे साइड में बने होते हैं, इसलिए इसको ओगी आर्च हम लोग कहते हैं। ड्रॉप आर्च, इस आर्च के दो केंद्र होते हैं जो कि स्प्रिंगिंग लाइन पर स्थित होते हैं और 1/4 भाग पर उसके स्थित होते हैं। टडर आर्च, इस आर्च के चार केंद्र होते हैं जिसमें दो केंद्र उठान रेखा पर तथा दो केंद्र उठान रेखा के नीचे स्थित होते हैं। उसके बाद आर्चेज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर पर अगर हम जाते हैं तो इसके अनुसार आर्च जो है पहला वन सेंटर्ड आर्च होता है जिसका एक केंद्र होता है, जैसे कि हमने आगे पहले भी बताया। इसमें जो है फ्लैट आर्च, सेगमेंटल आर्च, सर्कुलर आर्च और हॉर्स शू और स्टिल्ट आर्च जो हैं आते हैं। उसके बाद टू सेंटर्ड आर्च, इस आर्च के दो सेंटर होते हैं और इसमें पॉइंटेड आर्च, इक्विलिटेरियल आर्च और
आइसो स्केल्स पॉइंटेड आर्च या लेंसेंट एंड ड्रॉप आर्च आते हैं। 3 सेंटर्ड आर्च में इस आर्च के 3 सेंटर होते हैं और इसमें 3 सेंटर सेमी इलिप्टिकल आर्च आता है, फ्लोरेंटाइन आर्च आता है, ओगी आर्च आता है। 4 सेंटर्ड आर्च में के 4 सेंटर होते हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें वेनिटियन और टडर आर्च आती है हमारी इस आर्च। और उसके बाद आता है 5 सेंटर्ड आर्च। इस आर्च के 5 केंद्र होते हैं जिसमें 5 सेंटर सेमी इलिप्टिकल आर्च होती है। आर्चेज अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड वर्कमैनशिप पर अगर हम जाते हैं तो स्टोन आर्च होती है जिसमें पहला रबल आर्च आती है हमारी, और दूसरा एस्लर आर्च आती है, और दूसरा प्रकार हमारा ब्रिक आर्च का होता है। इसमें रफ ब्रिक आर्च होती है और एक्स्ट और रफ कट ब्रिक आर्चेज होती हैं, और गेज्ड ब्रिक आर्च होती है, और पर्पस मेड ब्रिक आर्च होती हैं। और तीसरा प्रकार है हमारा कंक्रीट आर्च का। इसमें कंक्रीट ब्रिक आर्चेज होती हैं और मोनोलिथिक टाइप आर्च होती है। उसके बाद आज जो हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया उसमें कंपोनेंट्स ऑफ आर्च के बारे में हमने आपको प्रशिक्षण दिया, और क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेज में जाएंगे तो हमने उसमें आपको फ्लैट आर्च, सेगमेंटल आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च, बुल्स आई आर्च और सेमी इलिप्टिकल आर्च, इन्वर्टेड आर्च, पॉइंटेड आर्च, रिलीविंग आर्च, हॉर्स शू आर्च, स्टिल्ट आर्च, वेनिटियन आर्च और फ्लोरेंटाइन आर्च, ओगी आर्च, ड्रॉप आर्च और टडर आर्च के बारे में बताया। उसके बाद आर्चेज अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ सेंटर्स पे अगर हम जाते हैं तो उसमें हमने आपको 1 सेंटर आर्च, 2 सेंटर आर्च, 3 सेंटर्ड आर्च, 4 सेंटर आर्च एंड 5 सेंटर आर्च के बारे में प्रशिक्षण दिया। आर्चेज अकॉर्डिंग टू मटेरियल और वर्कमैनशिप पे जाते हैं तो उसमें स्टोन आर्च होती हैं, स्टोन से बनाते हैं जिनको, और ब्रिक आर्च को ईंटों के द्वारा हम निर्माण करते हैं। कंक्रीट आर्च को हम सीमेंट कंक्रीट की मसाले से बनाते हैं। आज का प्रशिक्षण जो हमने जो संदर्भ लिया वो नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट निमी पैटर्न की ई बुक से लिया, NSQ ऑफ लेवल 5 की बुक से लिया। आज जो हमने प्रशिक्षण आपको दिया मुझे आशा है कि भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।